नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम भानु है। तो चलिए अब ये कहानी भानु के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भानु है और मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। लेकिन घर में सभी लोग मुझे डुग्गू के नाम से जानते हैं, क्योंकि बचपन से ही मेरी माँ मुझे प्यार से डुग्गू कहकर बुलाती थी। तो इसी वजह से मुझे मेरे घर के और मेरे अड़ोस पड़ोस के सभी लोग डुग्गू के नाम से ही बुलाने लगे थे। तो इस कहानी में भी आप लोगों को मेरा नाम भानु की जगह डुग्गू ही सुनने को मिलेगा। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो आज से लगभग 20 साल पहले की है, क्योंकि आज मेरी उम्र लगभग 27 साल हो चुकी है और मेरे साथ वो डरावनी घटना जब मेरी उम्र लगभग 7 साल की थी उस दौरान हुई थी। अब इतनी कम उम्र में इतनी भयानक घटना होने की वजह से उस वक्त मेरे ऊपर क्या बीती थी, इसको तो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूं। लेकिन आप लोगों को भी इस कहानी को पूरा सुनने पर अंदाजा होगा कि आखिर मैंने इतनी कम उम्र में उन सब चीजों का सामना कैसे किया था। दरअसल इस कहानी को सुनने वाले जितने भी लोग किसी गांव से बिलोंग करते हैं या फिर किसी छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों ने एक चीज के बारे में जरूर सुना होगा और वो चीज है उतारा। अब उतारा किस चीज का होता है और ये किस चीज के लिए दिया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को इस कहानी में आगे चलकर पता चलने वाला है। लेकिन मैं बेसिक फैक्ट के तौर पर आप लोगों को यहां पर सिर्फ इतना बता देता हूं कि उतारा एक तंत्र मंत्र की क्रिया है जिसको झाड़ फूंक के दौरान काम में लिया जाता है। गांव में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया या फिर किसी के द्वारा काला जादू किया गया है तो उन सब चीजों को दूर करने के लिए उस इंसान के ऊपर से उतारा दिया जाता है। अब ये किस तरीके से दिया जाता है और किस प्रकार से किसी इंसान के ऊपर से उतारे को उतारा जाता है, ये आप लोग अभी थोड़ी ही देर में इस कहानी में जानने वाले हैं। लेकिन आज की ये सारी कहानी इस उतारे के अगल बगल में ही घूमने वाली है, क्योंकि सिर्फ इस एक उतारा नाम के टोटके की वजह से ही इतनी छोटी उम्र में मेरे साथ वो भयानक घटना हुई थी। अब मैं एक बार फिर से वही बात कहूंगा कि अगर कोई किसी गांव देहात से ये कहानी सुन रहा है तो उसने भी अपने बचपन में ये चीज जरूर की होगी कि जब हम लोग बचपन में कहीं खेलने जाते थे तो हम लोगों को किसी पेड़ के नीचे या फिर किसी सुनसान जगह पर रखी हुई बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई दे जाती थी जिन चीजों को हमें किसी भी हालत में अपने हाथ से छूना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी हम लोग बचपने के चलते या फिर वो चीज क्या है ये जानने की इच्छा के चलते कहीं ना कहीं वैसी चीजों को छू ही देते थे। और शायद कभी कभार तो उन चीजों को टच करने की वजह से या फिर उन चीजों को उठाकर अपने साथ अपने घर पर लाने की वजह से भी आप में से बहुत से लोगों के साथ कई बार कुछ छोटा मोटा वाक्य जरूर हुआ होगा। लेकिन मेरे साथ जो हुआ था वो कोई छोटा मोटा वाक्य नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही बड़ी डरावनी घटना बन गई थी। दरअसल एक बार की बात है, हम लोगों की दिसंबर के महीने में स्कूल की सर्दियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी और उन सर्दियों की छुट्टियों में मैं मेरे दोस्तों के साथ हमारे गांव के बगल में ही जो पहाड़ी के पास में छोटा सा मैदान था वहां पर खेलने के लिए जाता था, क्योंकि हमारे गांव के साथ साथ अगल बगल के जितने भी गांव थे वहां के सभी बच्चे उसी जगह पर खेलने के लिए आते थे। लेकिन हम सभी के घर वालों के द्वारा हम लोगों को एक चीज के लिए साफ साफ मना किया जाता था। और जब भी हम लोग अपने घर वालों से ये कहकर निकलते थे कि हम लोग पहाड़ी के बगल में खेलने जा रहे हैं, तो हर बार मेरी माँ घर से निकलते वक्त मुझे एक बात जरूर कहती थी कि भूल से भी उस पहाड़ी के पीछे जाने की गलती मत करना। मेरी माँ की ये बात सुनकर मैं हर बार उसको ये कहकर निकल जाता था कि ठीक है माँ, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन एक दिन वो चीज मेरे दिमाग में नहीं रहती है और मैं एक ऐसी गलती कर बैठता हूं जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी।
उन सर्दियों की छुट्टियों के दौरान एक शाम जब हम लोग हमारे गांव के बगल में जो पहाड़ी थी उसके पास में खेल रहे थे, तो खेलते खेलते ही हमारी जो क्रिकेट की गेंद थी वो उस खाली मैदान से थोड़ा आगे की तरफ चली जाती है। अब उस वक्त हम में से एक थोड़े बड़े भैया थे जो कि खेल रहे थे, और उन्होंने ही उस गेंद को इतनी जोर से मारा था कि वो उस ग्राउंड से थोड़ा बाहर की तरफ चली गई थी। अब जिस तरफ वो गेंद गई थी उसी तरफ में उस गेंद को रोकने के लिए खड़ा हुआ था, यानी कि मैं उस साइड में फील्डिंग कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि मैं जहां खड़ा था उस तरफ से गेंद पीछे गई थी, तो उसको लाने भी मुझे ही जाना था। इसीलिए जब मैं उस गेंद को लाने के लिए उस समतल ग्राउंड से पहाड़ी के बगल में जो छोटी छोटी झाड़ियां थी उनको साइड में हटाते हुए जब उस गेंद को ढूंढने के लिए गया, तो थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद वहां पर मुझे वो गेंद तो मिल जाती है, लेकिन इसके साथ ही मुझे वहां पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही मेरा मन उस चीज को देखते रहने का ही करने लगा था। क्योंकि जब मैं उस गेंद को वहां उठाने के लिए गया तो थोड़ी दूर अंदर जाते ही मुझे दिखाई दिया कि एक बड़े से पेड़ के नीचे एक सफेद रंग की बांस की टोकरी में कुछ रखा हुआ है। जैसे ही मैंने वो चीज देखी तो मैं थोड़ा आगे जाकर गौर से उस चीज को देखता हूं, और जब मैं वहां जाकर देखा हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस टोकरी के अंदर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा हुआ है, और उसका कपड़े के ऊपर 2 रुपए का सिक्का, कुछ हल्दी मेहंदी और घर में सब्जी बनाने के लिए जितने भी मसाले काम में लिए जाते हैं वो सारे के सारे मसाले, उनके साथ ही थोड़ा सा सिंदूर और कपड़े से बनी हुई एक काले रंग की छोटी सी गुड़िया रखी हुई थी, जो दिखने में हूबहू किसी जिंदा इंसान की तरह दिखाई दे रही थी। यानी कि बनाने वाले ने उसको बहुत ही ध्यान से बनाया था। उसकी जो आंखें थीं उन आंखों की तरफ देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो छोटी सी गुड़िया उस टोकरी के अंदर बैठी हुई मेरी तरफ एक टकटकी लगाए हुए देख रही हैं, और अपने मन में ये उम्मीद लगा रही हैं कि मैं उसको वहां से उठाकर अपने साथ ले जाऊं। अब इतनी छोटी उम्र में मुझे इस चीज की समझ नहीं थी कि आखिर इन सब चीजों को वहां पर किस लिए रखा गया है। लेकिन जैसे ही मैंने उस छोटी सी गुड़िया को देखा तो मेरा मन ऐसा किया कि मैं उसको उठाकर अपने साथ अपने घर पर ले जाऊं। लेकिन इससे पहले कि मैं उसको उठाकर अपने साथ वहां से ले आता, उससे पहले ही पीछे से मेरे उन दोस्तों की आवाज आती है कि अरे अब क्या अंदर वहीं पर खड़ा रहेगा, सभी लोग गेंद का इंतजार कर रहे हैं। तो अब जैसे ही मुझे ये आवाज सुनाई देती है तो मैं सोचता हूं कि अभी तो मैं यहां से वापस उन लोगों के पास चला जाता हूं, लेकिन जैसे ही शाम के वक्त हम सभी लोग खेलने के बाद घर पर चले जाएंगे तो मैं कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वापस इस जगह पर आऊंगा और इस गुड़िया को उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। ये बात सोचकर उस वक्त तो मैं वहां से वापस लौट जाता हूं, और लगभग 1 से 1.5 घंटा खेलने के बाद जैसे ही हल्का फुल्का अंधेरा होता है तो मैं और मेरे सारे दोस्त हर रोज की तरह अपने अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन आज जब मैं अपने घर पर लौट रहा था तो मेरे मन में बार बार उस गुड़िया का ख्याल आ रहा था, लेकिन इसके साथ ही मैं अपने दिमाग में ये भी तिगड़म लगा रहा था कि मैं किस तरीके से अपनी माँ को बहाना बनाकर कुछ देर के लिए इस तरफ आकर उस गुड़िया को उठाकर लेकर जा सकता हूँ। क्योंकि एक बार खेलने के बाद घर पर जाने पर मेरी माँ किसी भी हाल में मुझे अपने घर से बाहर नहीं निकलने देती थी, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था, जिसके चलते वो मेरा खुद से भी ज्यादा ध्यान रखती थी। भले ही शाम के वक्त वो मुझे थोड़ी देर खेलने के लिए भेज देती थी, लेकिन इस दौरान भी अगर मैं थोड़ा सा भी कभी घर पहुंचने में लेट हो जाता था तो वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा किया करती थी। लेकिन मैं ये चीज जानता था कि उनका यह गुस्सा मेरे लिए उनके प्यार की वजह से ही है। पर आज जैसे ही मैं घर पर पहुंचा तो घर पर पहुंचकर कुछ देर पढ़ाई करने का नाटक करके मैं अपनी माँ से कहता हूँ कि अरे माँ, मैं जरा संदीप के घर होकर आता हूँ। तो मेरे ऐसा कहते ही मेरी माँ मुझसे पूछती हैं कि भला आज तुझे संदीप के घर क्या काम है, और वो भी इस वक्त? तो मैं उनसे कहता हूँ कि अरे नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और कल स्कूल में मेरा टेस्ट लगने वाला है, तो इसीलिए मैं संदीप से उसकी होमवर्क की हुई एक नोटबुक लेने जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो कल मेरे टेस्ट में आने वाली हैं। अगर आज रात उसकी नोटबुक लाकर मैंने उस चीज की पढ़ाई नहीं की तो कल स्कूल में कम नंबर आने पर टीचर मुझे मारेगी। अब मेरे मुंह से ये बात सुनकर मेरी माँ को लगा कि शायद अपना बच्चा पढ़ाई में काफी ज्यादा ध्यान लगा रहा है, तो इस वजह से वो मुझे संदीप के घर जाने की इजाजत दे देती है। लेकिन मैं तो ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि मुझे किसी भी हाल में संदीप के घर नहीं, बल्कि पहाड़ी के बगल में वो जो जंगलनुमा इलाका था उसके अंदर जाकर उस गुड़िया को उठाकर लाना है, और वो भी इतना जल्दी कि
जितना वक्त संदीप के घर जाकर आने में लगता है उतने ही वक्त में मुझे वो गुड़िया उठाकर लानी थी। लेकिन उस तरफ पहाड़ी के बगल में उस जंगल के अंदर जाने के लिए तो संदीप के घर जाने से भी ज्यादा वक्त चाहिए था। इसीलिए जैसे ही मैं अपने घर से निकला तो मैं थोड़ा तेज तेज चलना शुरू कर देता हूं और गांव की गली से थोड़ा बगल में उस पहाड़ी की तरफ निकलते ही मैं दौड़ना स्टार्ट कर देता हूं। अब जिस मैदान में पहाड़ी के बगल में हम लोग खेलते थे वहां तक तो मैं दौड़ते हुए चले जाता हूं। लेकिन दिन ढलने के बाद जो अंधेरा हो चुका था उस अंधेरे में अब उस जंगल नुमा इलाके को देखते ही मेरी हिम्मत जवाब दे देती है, क्योंकि उस वक्त मुझे अंधेरे से काफी ज्यादा डर लगता था। रात के वक्त भी जब मैं अपनी माँ के साथ सोता था तो मैं किसी भी हाल में उनको कमरे की लाइट बंद नहीं करने देता था और सोते वक्त भी अपना एक हाथ उनके सीने के ऊपर रखकर ही सोता था। तो अब ऐसे में जो लड़का अंधेरे से इतना ज्यादा डरता था वो भला अंधेरे से डूबे हुए उस जंगल के अंदर अकेला कैसे जा सकता था। लेकिन उस वक्त पता नहीं शायद कोई ऐसी चीज थी जो मुझे बार बार इस चीज के लिए मजबूर कर रही थी कि मैं उस जंगल के अंदर जाकर उस गुड़िया को वहां से उठा लाऊं। मेरा मन मुझे बार बार कह रहा था कि मैं फटाक से जाकर उस गुड़िया को वहां से उठा लूंगा और उसके बाद तुरंत ही भागते हुए अपने घर की तरफ आ जाऊंगा। इसीलिए मैं किसी तरीके से थोड़ी बहुत हिम्मत करके धीरे धीरे अंधेरे में अपनी आंखों को फाड़ते हुए उस जंगली इलाके में जो छोटी छोटी झाड़ियां थीं उनको साइड में करते हुए उस पेड़ की तरफ जाने लगता हूं। अब वो जो पेड़ था वो काफी दूर से ही बड़े ही साफ तरीके से दिखाई देता था, क्योंकि उस पहाड़ी के बगल में वो एकमात्र ऐसा पेड़ था जिसकी शुरुआत से ही आगे वो जंगल नुमा इलाका शुरू होता था। जिस जगह पर और जिस पेड़ के नीचे वो सारी चीजें रखी हुई थी वो जगह तो जंगल की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी। उसके आगे घना जंगल था जहां पर दिन के वक्त बड़े लोग भी जाने से डरते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वहां पर जंगली जानवर रहते हैं। लेकिन मुझे तो जिस जगह तक जाना था वहां पर जंगली जानवरों का कोई खतरा नहीं था। इसीलिए मैं चुपचाप दबे पांव धीरे धीरे अंधेरे में उस पेड़ के नीचे पहुंच चुका था। अब उस वक्त तक ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल रात की तरह ही वहां पर घुप अंधेरा था, बल्कि अब भी डूबते हुए सूरज की हल्की फुल्की रोशनी उस पेड़ की पत्तियों से होते हुए वहां पर गिर रही थी। लेकिन मुझे इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा था कि अगर मैं ज्यादा देर तक यहां पर रुका तो थोड़ी ही देर में यहां पर बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद यहां से निकलना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मैं तुरंत ही जैसे ही उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो उस टोकरी के अंदर से दूर से ही लपक कर उस काले कपड़े से बनी हुई गुड़िया को उठा लेता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने उस गुड़िया को उस टोकरी के अंदर से उठाया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे बिल्कुल पीठ के पीछे कोई खड़ा है। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि कहीं मेरी माँ ही मुझको ढूंढते हुए यहां तक तो नहीं आ गई। अगर सच में वो यहां तक आ गई हैं तो फिर आज मेरी खैर नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने डरते डरते पीछे की तरफ पलट कर देखा तो मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। पर उस वक्त तक मेरे डर का स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब मैं एक पल के लिए भी वहां पर नहीं रुकना चाहता था। इसी वजह से मैं दबे पांव जल्दी जल्दी वहां से वापस गांव की तरफ निकलने की कोशिश करता हूं। जिस वक्त मैं वहां से लौट रहा था उस वक्त मेरे कदमों की वजह से नीचे उस जंगली इलाके में जो छोटी छोटी घास उगी हुई थी उस घास में चलते वक्त एक सर की आवाज आ रही थी, जो कि मेरे चलने की वजह से ही मुझे सुनाई दे रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे साथ साथ मेरे पीछे और कोई दूसरा शख्स भी चल रहा है, क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ किसी एक इंसान के चलने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ साथ कोई दूसरा इंसान भी चल रहा है। लेकिन जब भी मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता तो मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। और इसके साथ ही उस वक्त मुझे ऐसा भी लग रहा था कि कोई कहीं से किसी पेड़ के पीछे से छुपकर भी मेरे को देख रहा है। जब काफी देर तक मुझे ये एहसास होने लगा तो जिस तरफ से मुझे किसी के देखने का एहसास हो रहा था मैं उस तरफ अपनी गर्दन को घुमाकर देखता हूँ। और जैसे ही मैं उस तरफ अपनी नजरों को दौड़ाकर देखता हूँ तो मुझे दिखाई दिया कि एक पेड़ के पीछे से दो सफेद रंग की चमकती हुई आंखें मेरे को ही घूर रही हैं। लेकिन धीरे धीरे उस वक्त तक अंधेरा इतना ज्यादा हो चुका था कि वो जो कोई भी था मुझे उसका चेहरा ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता है। सिर्फ उस काले अंधेरे में मुझे उसकी वो सफेद चमकती हुई आंखें ही दिखाई दी थी। लेकिन जैसे ही मुझे वो आंखें दिखाई देती हैं
तो मैं वहां पर काफी तेज चीखता हूं और उस गुड़िया को अपने हाथ की मुट्ठी में बिल्कुल कसकर पकड़ते हुए मेरे से उस वक्त जितना तेज दौड़ा गया उतना तेज दौड़ते हुए मैं उस खाली मैदान तक पहुंच जाता हूं जिसमें हम लोग हर शाम खेला करते थे। अब उस खाली मैदान तक आने के बाद मेरा डर थोड़ा कम होता है और उसके बाद मैं फिर से तेज तेज कदमों के साथ चलते हुए अपने गांव की तरफ चला आता हूं। और जैसे ही मैं मेरे गांव की गली में पहुंचता हूं तो फिर तो मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलने लगता हूं ताकि किसी को भी इस बात का एहसास ना हो कि मैं कहीं से दौड़ते हुए आया हूं या फिर किसी चीज की वजह से मुझे डर लग रहा है। लेकिन उस वक्त मैं काफी ज्यादा छोटा था, इस वजह से कुछ कुछ चीजें ऐसी थीं जिनको चाहे मैं कितना ही छुपाने की कोशिश कर लेता, लेकिन मैं उन चीजों को छुपा नहीं पाया था। और घर पहुंचते ही तो जब मेरी माँ ने मुझे और मेरी उस हालत को देखा तो उनको इस बात पर पक्का यकीन हो गया कि मैं उनसे झूठ बोलकर संदीप के घर की जगह कहीं और गया था, क्योंकि आखिर में वो एक माँ थी और एक माँ अपने बच्चे की हालत देखकर उसके बारे में हर चीज समझ सकती हैं। इसी वजह से जैसे ही मैं अपने घर पर पहुंचा तो उन्होंने मेरी तरफ देखते ही मुझसे कहा कि आ गया तू, इतनी देर कहाँ लगा दी थी। तो मैं थोड़ा हकलाते हुए मेरी माँ से कहता हूँ कि अरे वो थोड़ा संदीप के पास बैठ गया था, उससे कुछ पढ़ाई के बारे में ही बातें होने लग गई थी। तो मेरे ऐसा कहते ही वो मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखती हैं और फिर मुझसे कहती हैं कि तू तो संदीप के घर नोटबुक लेने गया था, तो फिर तेरे चेहरे पर इतना पसीना क्यों आया हुआ है और तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तू कहीं से भागते हुए आया है। तो अब मेरी माँ के ऐसा कहते ही मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो मुझसे कहती हैं कि झूठ मत बोल, अगर भागते हुए नहीं आया है तो फिर इतना हाफ क्यों रहा है। अब उनके ऐसा कहते ही मैं उस चीज को छुपाने के लिए उस वक्त मेरी माँ से एक और झूठ बोलता हूँ और उनसे कहता हूँ कि अरे जब मैं अपने घर की तरफ आ रहा था तो बगल में रहने वाली सविता चाची का कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था और आप तो जानते हो कि मुझे कुत्तों से कितना ज्यादा डर लगता है। जब वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया तो मुझे लगा कि कहीं वो मुझे काट ना ले, इसीलिए मैं थोड़ा भागते हुए आया हूँ। तो मेरे ऐसा कहते ही मेरी माँ मुझे कहती हैं कि ठीक है, जल्दी से जाकर हाथ मुंह धो लें, मैंने खाना बना दिया है, आकर खाना खा लें। अभी वो मुझसे इतना कहकर रसोई की तरफ पलटी ही थी कि तभी अचानक से ही एक दो कदम उठाते ही वो रुक जाती हैं और फिर से मेरी तरफ पलटकर देखने लगती हैं। लेकिन इस बार वो मेरे चेहरे की तरफ नहीं बल्कि मेरे पैरों की तरफ देख रही थी। और जैसे ही मैंने ये चीज नोटिस की कि वो मेरे पैरों की तरफ देख रही है तो मैं भी अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाकर अपने पैरों को देखता हूँ। और जब मैं अपने पैरों को देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि आज मेरा झूठ पकड़ा गया है और अब मैं ज्यादा देर तक अपनी माँ से अपना झूठ नहीं छुपा पाऊंगा। लेकिन उस वक्त मैंने एक चीज अच्छी तरीके से छुपा ली थी और वो थी वो काले कपड़े से बनी हुई गुड़िया, जिसको मैंने पीछे की तरफ अपनी कमर के पास अपने पेंट के अंदर दबा रखा था और ऊपर से मेरी जो शर्ट थी उससे उसको अच्छी तरीके से ढक रखा था। साथ ही मेरी ये कोशिश थी कि किसी भी हाल में मेरी माँ की नजर मेरी कमर पर पीछे की तरफ ना पड़े, क्योंकि जब मैंने उस गुड़िया को पीछे की तरफ छुपा रखा था तो किसी को भी देखकर यह बात आसानी से पता चल सकती थी कि मैंने वहां पर कुछ छुपा रखा है। इसीलिए मैं ताकते हुए अपनी माँ की तरफ ही देख रहा था। लेकिन अब जैसे ही उनकी नजर मेरे पैरों की तरफ जाती है तो वो मुझसे कहती हैं कि झूठ बोल रहा है, तू संदीप के घर नहीं बल्कि कहीं और ही गया था, क्योंकि तेरे पैरों पर ये जो मिट्टी लगी हुई है ये मिट्टी तो पहाड़ी के बगल वाली मिट्टी है। तू इस वक्त पहाड़ी के पास क्या लेने गया था। मुझसे इतना कहकर जैसे ही वो गुस्से में मुझे मारने के लिए मेरी तरफ आती हैं, मैं उनसे कहता हूं कि माँ मुझे मारो मत, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है। जिस वक्त मैं संदीप के घर गया था तो मैं सिर्फ संदीप के घर जाने का ही आपसे कहकर गया था, लेकिन जब मैं संदीप के घर गया तो वो अपने घर से निकलकर कहीं जा रहा था। लेकिन जाते वक्त जब मैंने उसको देखा तो मैं पीछे से उसको आवाज लगाता हूं और उससे कहता हूं कि अरे संदीप कहाँ जा रहा है। स्विंग मेरे को देखते ही वो मुझसे कहता है कि अरे यार तू भी मेरे साथ चल। जब हम लोग पहाड़ी के बगल में खेल रहे थे तो वहां पर मेरा कुछ सामान छूट गया था, उसको अभी की अभी वहां से लेकर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रात को बारिश आ गई और वो चीज बारिश में भीग गई तो वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। इसी वजह से मैं संदीप के साथ उस पहाड़ी के बगल में गया था, लेकिन हम लोग ज्यादा आगे तक नहीं गए थे, बल्कि हमारा वो खेलने का जो मैदान था वहीं तक जाकर उस चीज को उठाकर वापस आ गए थे। अब मैंने ये बात अपनी माँ से इतनी भोली शक्ल बनाकर कही थी कि उनको तुरंत ही मेरी इस बात पर यकीन हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही
वो मेरे ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहती हैं कि आज के बाद शाम के वक्त कहीं नहीं जाएगा, और अगर किसी से कुछ सामान भी लेकर आना हो तो दिन में ही याद करके ले आया कर। साथ ही शाम के वक्त चाहे तुझे कोई कहीं पर भी अपने साथ चलने के लिए कहे, लेकिन मुझसे पूछे बगैर तू कहीं नहीं जाएगा। उनके ऐसा कहने पर मैं अपने मुंह से बिना कुछ आवाज किए हाँ में अपना सिर हिला लेता हूं। अब जब मेरी माँ मुझको इतना डरा हुआ और इतनी भोली शक्ल बनाए हुए देखती हैं तो फिर उनको भी मेरी वो हालत देखकर हंसी आ जाती है, और वो मुझसे कहती हैं कि चल, इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जाकर हाथ मुंह धो लें, आज मैंने तेरे लिए तेरी मनपसंद का खाना बनाया है। मुझसे ये बात कहकर वो रसोई के अंदर चली जाती है और मैं भी दबे पांव अपने कमरे के अंदर चला जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रात के वक्त भले ही मैं अपनी माँ के साथ उनके कमरे में सोता था, लेकिन मेरा पढ़ाई करने का कमरा अलग था और उसी कमरे में मेरा सारा सामान रहता था। पर रात को पढ़ाई करने के बाद सोने के लिए मैं अपनी माँ के पास ही उनके कमरे में जाता था, और शुरू से ही हम दोनों माँ बेटे एक साथ ही सोते थे, क्योंकि मेरे जो पापा थे वो उस वक्त आर्मी में थे, जिसके चलते उनका तो घर पर साल में यही कोई 2 से 3 बार आना होता था। तो ऐसे में घर पर सिर्फ मैं और मेरी माँ अकेले ही रहा करते थे, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ऐसा बताया था कि मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे दादा दादी किसी बीमारी के चलते गुजर चुके थे और मेरे पापा के कोई दूसरा भाई भी नहीं था। तो ऐसे में हमारी वो एक छोटी सी प्यारी सी सिंगल फैमिली ही थी। लेकिन मेरी उस एक हरकत की वजह से अब हमारी वो छोटी सी प्यारी सी सिंगल फैमिली के ऊपर क्या क्या मुसीबतें आने वाली थी, इस बात का उस वक्त मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। अब उस दिन जैसे ही मेरी माँ मुझसे ये बात कहकर रसोई के अंदर जाती है तो मैं दौड़ते हुए सबसे पहले अपने उस पढ़ाई करने वाले कमरे के अंदर आता हूँ और वहां पर उस गुड़िया को एक टेबल के ऊपर रख देता हूँ, और फिर हाथ मुंह धोने के लिए हमारे घर के अंदर पीछे की तरफ जो नल लगा हुआ था वहां पर चला जाता हूँ। अभी मैं पीछे की तरफ हाथ मुंह धो ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे हमारे घर के अंदर से सोनम की आवाज सुनाई देती है। अब ये सोनम नाम सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि कहानी में ये नया किरदार कौन आ गया है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि सोनम हमारे बगल में रहने वाले छगन चाचा की लड़की थी, और उस वक्त वो घर पर आकर मेरी मम्मी से कुछ कह रही थी। अब जैसे ही मैंने सोनम की आवाज सुनी तो मैं भी हाथ मुंह धोकर घर के आंगन से होते हुए रसोई की तरफ ही जाता हूं, जहां पर वो मेरी माँ को खड़े खड़े कुछ कह रही थी। वहां जाकर मैं भी उन दोनों की उस बातचीत में दखल डालते हुए मेरी माँ से पूछता हूं कि क्या हुआ माँ, सोनम दीदी इतना परेशान क्यों दिख रही हैं? तो मेरे ऐसा कहते ही मेरी माँ मुझे कहती हैं कि तू जल्दी से स्वेटर पहनकर आ जा, क्योंकि हम लोगों को अभी की अभी सविता काकी के घर पर चलना है। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब सोनम की तरह ही ये सविता काकी का नाम सुनकर भी आप लोग सोच रहे होंगे कि अब ये एक और कहानी में नया किरदार कौन है। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सविता काकी हमारे पड़ोस में ही रहने वाली एक औरत थी, लेकिन उनकी भी एक दुख भरी कहानी थी। और वो कहानी ये थी कि शादी को लगभग 20 साल गुजर जाने के बावजूद भी अब तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। साथ ही उनके घर में हमारी तरह ही कोई दूसरा ऐसा परिवार, यानी कि कोई दूसरी ऐसी औरत भी नहीं थी जिसको बच्चा हो। तो ऐसे में शादी के इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी अब तक उनके घर का आंगन बिल्कुल सुना सुना रहता था, जिसमें अब तक भी किसी भी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। तो इसी चीज के चलते जब हम लोग कभी कभार हमारे मोहल्ले के अंदर उस गली में खेलते रहते थे तो सविता काकी अपने घर की मुंडेर पर बैठी बैठी बड़े ही गौर से हम बच्चों को खेलता हुआ देखकर खुश होती रहती थी। और खास तौर पर उनको मेरे से तो बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि वो मेरी माँ की सहेली थी। इस वजह से मेरी माँ का और उनका एक दूसरे के घर पर आना जाना लगा रहता था, जिसके चलते जब भी वो हमारे घर पर आती थी तो हर बार मुझसे बहुत ज्यादा लाड प्यार किया करती थी, और उनका स्वभाव बहुत ही ज्यादा अच्छा था। शादी के इतने साल बाद तक भी बच्चे ना होने के बावजूद भी वो किसी दूसरे के बच्चे को देखकर उसे जलती नहीं थी, बल्कि वो गांव के हर बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन उनका सबसे ज्यादा लगाव मुझसे ही था। घर पर जब वो अकेली रहती थी तो अक्सर मुझको खिलाने के लिए मेरे घर पर आ जाया करती थी। हालांकि अब मैं थोड़ा बड़ा हो चुका था, लेकिन जब मेरी उम्र लगभग 1 से 1.5 साल के आसपास में थी तो मेरी माँ मुझे अक्सर बताती हैं कि उनसे ज्यादा तो मुझे
सविता काकी ने ही अपनी गोद में खिलाया था और मुझे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुआ करती थी। लेकिन आज पता नहीं उनको अचानक से क्या हो गया था जिसकी वजह से सोनम मेरी माँ को बुलाने के लिए आई थी। पर वैसे भी अक्सर जब भी उनके घर पर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती थी वो सबसे पहले अपनी सहेली यानी कि मेरी माँ को ही याद करती थी। शायद इसीलिए इस बार भी जब उनको कुछ दिक्कत हुई थी तो उन्होंने मेरी माँ को बुलाया था और मेरी माँ भी उनके एक बुलावे पर ही दौड़ी दौड़ी उनके घर पर चली जाया करती थी। लेकिन अब क्योंकि रात के लगभग 8 बजे का वक्त हो चुका था तो इस वजह से मेरी माँ मुझे अकेला घर पर छोड़कर नहीं जा सकती थी। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि तू जल्दी से स्वेटर पहन ले, हम लोगों को सविता काकी के घर पर चलकर आना है। अब मैं कि ऐसा कहते ही मैं फिर से घर के आंगन से होते हुए दौड़ा दौड़ा कमरे के अंदर जाता हूँ और स्वेटर पहनने के बाद मेरे उस कमरे के अंदर टेबल पर रखी हुई उस काले रंग की गुड़िया को उठाकर अपने साथ स्वेटर के अंदर छुपाते हुए सविता काकी के घर पर चला जाता हूँ। उस वक्त मेरे साथ मेरी माँ भी उनके घर पर गई थी, या फिर यूं कहूँ कि मैं मेरी माँ के साथ उनके घर पर गया था। लेकिन उनके घर पर जाते ही मैं देखता हूँ कि सविता काकी को काफी ज्यादा उल्टियां हो रही हैं और मेरी माँ के साथ साथ मोहल्ले की बाकी की जितनी भी औरतें और लड़कियां थीं वो उनके घर पर इकट्ठा हो रखी थी। मर्द जात के नाम पर सिर्फ मैं ही वहां पर एक छोटा बच्चा था जो उस वक्त मेरी माँ के साथ वहां गया था। उस टाइम पर सविता चाची की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी, लेकिन उनकी इतनी ज्यादा खराब हालत को देखकर भी वहां मौजूद सभी औरतों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी वाली मुस्कान थी और वो बार बार एक दूसरे से कुछ बतिया रही थी। लेकिन वहां पर क्या चल रहा था इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। लेकिन मैं एक चीज अच्छी तरीके से समझ गया था कि अगर जल्द ही मैंने इस गुड़िया को कहीं पर नहीं छुपाया तो शायद इसको कोई देख लेगा, और अगर मेरी माँ को एक बार इसके बारे में पता चल गया तो वो तो मेरी जान ही निकाल लेंगी। इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि अभी तो मैं इस गुड़िया को सविता काकी के घर पर ही कहीं छुपा देता हूँ और जब अपनी माँ के साथ घर पर लौटूंगा तो इसको अपने साथ वापस ले जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि आज हमारा वहां पर काफी ज्यादा टाइम खराब होने वाला है। और मुझे ये बात भी पता थी कि मोहल्ले की सभी औरतों के वापस लौट जाने के बाद भी मेरी माँ अकेले में सविता काकी के साथ बैठकर काफी देर तक कुछ बतियाने वाली है, क्योंकि ये चीज अक्सर होती थी जब भी मैं अपनी माँ के साथ सविता काकी के घर किसी भी काम से जाता था तो एक दो औरतें जो वहां पर पहले से बैठी रहती थीं उनके जाने के बाद भी मेरी माँ की और सविता काकी की अक्सर कुछ पर्सनल बातें हुआ करती थीं। तो इस बात की वजह से उस दिन मुझे ये अंदाजा था कि हम लोग काफी लेट तक यहाँ से अपने घर लौटने वाले हैं और तब तक मैं अपनी स्वेटर के अंदर उस गुड़िया को नहीं रख सकता था। इसी वजह से मैं सविता काकी के घर के आंगन के अंदर ही जो छोटा सा लकड़ी का बना हुआ संदूक रखा हुआ था उस संदूक के अंदर उस बुढ़िया को रख देता हूँ। पर वो संदूक इतना छोटा था कि उसके अंदर सिर्फ वो गुड़िया ही रखी जा सकती थी। इस वजह से मैं उसको उसके अंदर रखकर उसको वापस बंद कर देता हूँ और फिर वहां पर जो कुछ भी हो रहा था उन सब चीजों का हिस्सा बनने के लिए उन औरतों के बीच चला जाता हूँ। लेकिन उस दिन वो सब कुछ होने के बाद रात के लगभग 11 बजे के आसपास मैं अपनी माँ के साथ वापस अपने घर पर लौटता हूँ तो नींद काफी ज्यादा आने की वजह से मैं ये चीज भूल जाता हूँ कि मैंने वो गुड़िया सविता काकी के घर पर ही छोड़ दी है, यानी कि मैं उसको अपने साथ वापस अपने घर पर लाना भूल जाता हूँ। क्योंकि उस टाइम बचपन में मेरी ये आदत रहती थी कि रात के लगभग 9 बजते ही मुझे नींद आने लग जाती थी और उस दिन भी मैं सविता काकी के घर पर ही सो गया था। क्योंकि उस दिन जब मुझे नींद आने लगी थी और मैंने मेरी माँ के बगल में धीरे से जाकर कान में ये बात बोली कि माँ मुझे नींद आ रही है, तो वो मुझसे कहती हैं कि तू सविता काकी के कमरे के अंदर जो दूसरा बिस्तर लगा हुआ है उसके ऊपर सो जा, जब मैं घर पर जाऊंगी तो तुझे उठा लूंगी। अब माँ के ऐसा कहते ही मैं वहां पर सो जाता हूँ। लेकिन उस दिन पता नहीं खाना ना खाने के बावजूद भी मुझे इतनी तेज नींद क्यों आ रही थी। उस वक्त तक तो मैंने अपने घर पर खाना खाया ही नहीं था। मेरी माँ ने मुझसे ये कहा ही था कि मैंने तेरी मनपसंद का खाना बनाया है, तू जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जा। लेकिन जब मैं हाथ मुंह धोकर आया तब तक तो सोनम दीदी घर पर आई हुई थी और उसके बाद हम लोग सब चीजों को वहीं पर छोड़कर तुरंत ही सविता काकी के घर पर आ गए थे। लेकिन फिर भी उस दिन मुझे वहां पर नींद आ जाती है। अब रात के लगभग 11 बजे के आसपास मेरी माँ मुझे वहां से उठाती हैं और मैं नींद में ही चलते हुए अपने घर पर आ जाता हूँ।
घर पर आने के बाद मेरी माँ मुझे जबरदस्ती थोड़ा बहुत खाना खिलाती है और फिर मैं सो जाता हूँ। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है तो उठने के बाद मुझे याद आता है कि मैंने तो कल रात को वो काले रंग की गुड़िया सविता काकी के घर पर ही छोड़ दी है। तो अब मैं किसी भी हाल में कुछ बहाना बनाकर सविता काकी के घर पर जाकर उनके घर के आंगन के अंदर जिस छोटी सी लकड़ी के संदूक के अंदर मैंने वो गुड़िया रखी थी उसको वहां से निकालना चाहता था। इसीलिए दूसरे दिन जब मैं अपनी माँ से शाम के वक्त उस पहाड़ी के बगल में खेलने का कहकर अपने घर से निकलता हूँ तो मैं वहां खेलने जाने से पहले सविता काकी के घर पर जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उनके घर के दरवाजे के पास पहुंचता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उस दिन उनके घर का जो बड़ा सा दरवाजा था वो बंद पड़ा हुआ था। उस बंद दरवाजे को देखकर एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद सविता काकी कहीं गई हुई हैं और वो घर पर नहीं है। लेकिन फिर मैंने गौर से जब देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वो दरवाजा पूरी तरीके से बंद नहीं था। उस चीज को देखकर जैसे ही मैं अपने हाथ से उसको थोड़ा सा धक्का लगाता हूं तो वो धीरे धीरे खुलने लगता है। अब जैसे ही वो दरवाजा खुला तो मैं दरवाजे के खुलने के बाद हर रोज की तरह बड़े ही नॉर्मल तरीके से उनके घर के अंदर जाने लगता हूं। लेकिन आज जब मैं उनके घर के अंदर जा रहा था तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उस घर के अंदर एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। बाकी के दिनों उस घर के अंदर जाने पर जो फीलिंग आती थी उस दिन मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही थी। इसके साथ ही मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि सविता काकी का जो घर था वो एक बहुत ही बड़ा और पुराने जमाने का टाइप का बना हुआ घर था, जिसमें सबसे पहले तो बड़ा सा दरवाजा आता था जहां पर एक छोटा सा होल के टाइप का कुछ बना हुआ था और उसके बाद से उनके घर का आंगन शुरू होता था और फिर आगे जाकर उनके रहने के कमरे बने हुए थे। लेकिन आज जैसे ही मैं उस दरवाजे को खोलकर उस छोटे से होल से होते हुए उनके घर के आंगन में गया तो पूरे घर में सविता काकी मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जब मैं उनके घर के आंगन के अंदर जिस जगह पर कल वो संदूक रखा हुआ था उस जगह पर अपनी नजरें दौड़ाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि अब वो संदूक वहां से गायब है। यानी कि शायद सविता काकी ने वो संदूक उठाकर कहीं पर रख दिया था, क्योंकि आंगन के अंदर जिस जगह पर वो छोटा सा संदूक दीवार के पास में रखा हुआ था वो जगह अब बिल्कुल खाली थी। ये चीज देखकर मैं सोचता हूं कि मैं थोड़ा सा भोला बनते हुए सविता काकी की गोद में जाकर बैठूंगा और उसके बाद उनसे पूछूंगा कि उन्होंने वो संदूक कहाँ रख दिया है, क्योंकि उस संदूक के अंदर मैंने कल रात को अपनी खेलने वाली गुड़िया रखी थी और अब मुझे वो गुड़िया चाहिए। यही बात सोचकर मैं थोड़ी सी भोली भाली आवाज निकालते हुए वहां उनके घर के आंगन के अंदर खड़ा खड़ा ही उन्हें आवाज लगाता हूं कि सविता काकी, अरे सविता काकी कहाँ हो आप। अब इसी तरह मैंने वहां खड़े होकर बहुत बार उनको आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने पलटकर मुझे मेरी आवाज का कोई भी जवाब नहीं दिया। जब काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आया तो मैंने सोचा कि कहीं वो सच में ही तो बाहर नहीं गई हुई हैं। हो सकता है शायद जाते वक्त वो ठीक तरीके से दरवाजे को बंद करना भूल गई हो। यही बात सोचकर अब मैं वहां से वापस पीछे की तरफ पलटकर उनके घर से निकलने ही वाला था। लेकिन जैसे ही मैं उनके घर के आंगन को पार करके दरवाजे के पास में बने हुए उस पुराने जमाने वाले होल के पास पहुंचा तो मुझे पीछे की तरफ से सविता काकी की आवाज सुनाई देती है। वो मुझसे कहती हैं कि अरे डुग्गू बेटा, मुझसे बिना मिले ही चले जाओगे। अब जैसे ही मैंने सविता काकी की ये आवाज सुनी तो मैं अचानक से पीछे की तरफ पलटकर देखता हूं, लेकिन इस बार मुझे उनकी आवाज कुछ बदली बदली सी लगी थी। ऐसा लगा था कि जैसे उनकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन हो। उनकी आवाज जो कि हर बार मुझे काफी सुरीली लगती थी, इस बार वो मुझे मेरे कानों में थोड़ी सी चुभती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद उनका गला थोड़ा खराब है। पर अब जैसे ही मैंने उनकी वो आवाज सुनी और जब मैंने पीछे की तरफ पलटकर देखा तो इस बार मुझे सविता काकी के चेहरे के हाव भाव कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे प्यार भरी नजरों से नहीं बल्कि किन्हीं और ही नजरों से देख रही हैं। लेकिन उस वक्त उनके स्वभाव में यह बदलाव क्यों आया था ये मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी मैं उनसे कहता हूं कि अरे काकी, वो कल रात को जब मैं आपके घर पर आया था तो मेरा एक खिलौना आपके घर पर रह गया था, तो मैंने सोचा कि अब जाकर काकी से ले आता हूं। मेरे ऐसा कहते ही सविता काकी मुझसे एक अजीब सी गुर्राती हुई आवाज में कहती हैं कि वो खिलौना तुझे कभी भी वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि उस खिलौने को तो मैंने अपने पास रख लिया है। अब जैसे ही मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी तो मैं मन ही मन सोचता हूं कि
भला सविता काकी को किसी खिलौने की क्या जरूरत है? वो मेरी तरह कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो उनको खिलौने की जरूरत है। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने मुझसे ये बात कही तो मैं उनसे कहता हूं कि दे दो ना काकी। मैं तो बड़ी मुश्किल से उसको कहीं से उठाकर लेकर आया था और अब उसको आपने रख लिया। तो मेरे ऐसा कहते ही वो मुझसे कहती हैं कि ठीक है, मैं तुझे तेरा वो खिलौना लौटा दूंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद, अभी तो कुछ दिनों तक उसको मेरे पास ही रहने दें। मेरे से ये बात कहते कहते वो अपने घर के आंगन से चलते हुए मेरे पास आ जाती हैं और फिर मेरा एक हाथ पकड़कर मुझसे कहती हैं कि चल अंदर चल, आज मैं तुझे कुछ दिखाती हूं। अब जैसे ही वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर लेकर गई तो मैं देखता हूं कि उन्होंने अपने कमरे के अंदर चारों तरफ की दीवारों पर एक गुड़िया का चित्र बना रखा था और वो जो चित्र था वो दिखने में बिल्कुल हूबहू उसी गुड़िया की तरह का था जिसको मैं उस पेड़ के नीचे से उठाकर लाया था। लेकिन उन्होंने वो चित्र किसी कागज के ऊपर नहीं बल्कि दीवार को कुरेद कुरेद कर बनाया था। उस कमरे की चारों तरफ की दीवारों के ऊपर बने हुए उस गुड़िया के चित्रों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस चित्र को किसी चीज से इस दीवार के प्लास्टर को कुरेद कर बनाया गया हो। लेकिन ये चीज देखने के बाद जैसे ही मेरी नजरें सविता काकी के हाथ की उंगलियों की तरफ जाती हैं तो मुझे दिखाई देता है कि उनके हाथ की उंगलियां पूरी तरीके से छिली हुई हैं और उनकी उंगलियों के नाखूनों में उस दीवार के प्लास्टर का काफी सारा पाउडर भरा हुआ है। तो उस चीज को देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि शायद इन्होंने अपने हाथ से ही इस दीवार के ऊपर खरोच कर ये सारे चित्र बनाए हैं। पर उस टाइम पर मैं सोच रहा था कि इनको तो ये सब करने पर काफी ज्यादा तकलीफ हुई होगी, तो फिर भी इन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब उस दिन तो मैं किसी तरीके से बहाना बनाकर उनके घर से वापस अपने घर की तरफ लौट आता हूं। लेकिन तब तक भी मुझे ये अंदाजा नहीं था कि इन सब चीजों से ही आने वाले किसी बहुत बड़े खतरे की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल अब जिस दिन से मैंने सविता काकी के घर पर वो काले रंग की गुड़िया छोड़ी थी, उसी दिन से सविता काकी का अपने घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा कम हो गया था और ना ही वो हमारे घर पर आती थी। धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों ने इस चीज को नोटिस किया कि उनके स्वभाव में भी काफी ज्यादा बदलाव आ गया है। जब कभी भी वो किसी काम से अपने घर से बाहर निकलती थी और अगर कोई मोहल्ले का शख्स उनसे कुछ पूछ लेता था या उनसे कुछ बात करना चाहता था तो वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती थी। उनके उस स्वभाव को देखकर लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद इतने सालों के बाद उनके घर में एक खुशी लौटने वाली है। तो शायद ये उसी के चलते उनके स्वभाव में बदलाव आया है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। क्योंकि उस रात जब मैं और मेरी माँ सविता काकी के घर पर गए थे तभी मोहल्ले के सभी लोगों को इस बात का पता चल चुका था कि सविता काकी पेट से हैं और उस दिन उनके वो जो उल्टियां हो रही थी वो इसी वजह से हो रही थी। लेकिन इस चीज की वजह से मोहल्ले के लोग काफी ज्यादा खुश थे। पर शायद उसी दिन से सविता काकी के घर पर किसी डरावनी आहट की दस्तक हो चुकी थी। अब एक दिन फिर से मेरा किसी काम से सविता काकी के घर पर जाना होता है, क्योंकि मेरी माँ ने ही मुझे कुछ सामान देकर उनके घर पर भेजा था। अब उस दिन जैसे ही मैं उनके घर पर गया तो मुझे उनके घर का दरवाजा खोलते ही उनके घर के अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगी थी, जैसे कि कोई बहुत बुरी चीज उनके घर के अंदर सड़ रही हो। उस बदबू को महसूस करते ही मैंने सोचा कि आखिर इस बदबू के साथ सविता काकी इस घर के अंदर कैसे रह पा रही हैं। इस बार जैसे ही मैं उनके घर के दरवाजे को खोलकर थोड़ा सा आगे की तरफ गया तो मुझे दिखाई दिया कि उनके घर के आंगन के एक कोने में मरे हुए कबूतरों के पंखों का ढेर लगा हुआ है। साथ ही वहां पर उस दीवार पर भी कोने में काफी ज्यादा खून लगा हुआ था। उस खून को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खून उन्हीं मरे हुए कबूतरों का ही है। लेकिन फिर मैंने किसी तरीके से अपने एक हाथ से अपनी नाक को ढकते हुए सविता काकी को आवाज लगाना शुरू किया। लेकिन इस बार जैसे ही मैंने उनको आवाज लगाई तो मेरे एक बार आवाज लगाते ही वो अपने कमरे से बाहर निकल कर आती हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकल कर आई तो उनको देखते ही मैं काफी ज्यादा डर गया, क्योंकि उनका रूप इतना ज्यादा भयानक था कि उनको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो सभी वही सविता काकी हैं जो कभी हम बच्चों को बहुत प्यार से अपनी गोद के अंदर खिलाया करती थी। क्योंकि जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकली तो मुझे दिखाई दिया कि वो किसी इंसान की तरह चलते हुए मेरी तरफ नहीं आ रही थी, बल्कि वो किसी जानवर की तरह अपने चारों हाथ पैरों पर चलते हुए आ रही थी। लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से कोई कुत्ता या बिल्ली अपने चार हाथ पैरों पर सीधा चलता है, वो उस वक्त उस तरीके से भी
अपने चारों हाथ पैरों पर नहीं चल रही थी, बल्कि वो उल्टा होकर अपने चारों हाथ पैरों पर चल रही थी। मतलब उनका चेहरा और आगे का धड़, यानी कि उनके सामने की तरफ का सीना, वो तो ऊपर की तरफ था और वो उल्टी होकर अपने हाथ पैरों के बल चल रही थी। साथ ही उस वक्त उनके सिर के पूरे बाल खुले हुए थे और उनके होठों पर उस दीवार पर लगे हुए खून की तरह का ही चमकता हुआ कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा था। उस चीज को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन सारे मरे हुए कबूतरों को उन्हीं ने मारकर खाया है। लेकिन इसके साथ ही उनके शरीर की जो चमड़ी थी उसके ऊपर भी मुझे एक अजीब सा बदलाव नजर आ रहा था, क्योंकि अभी तो सविता काकी की उम्र लगभग 35 साल के आसपास में ही थी, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल किसी 20 से 22 साल की जवान औरत की तरह नई नवेली दिखाई देती थी। लेकिन उस दिन जब मैंने उनको देखा तो उनका शरीर पूरी तरीके से सूख कर पिचक चुका था और वो किसी अधेड़ उम्र की औरत की तरह दिखाई दे रही थी। साथ ही उनकी आंखों के चारों तरफ काले रंग के घेरे बन चुके थे। ये चीज देखकर मैं समझ गया था कि सविता काकी आज नॉर्मल नहीं है। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो मुझे डराने के लिए ऐसा कर रही हैं, लेकिन जब मैंने वहां खड़े खड़े धीरे धीरे एक अजीब सी डरती हुई आवाज में उनसे कहा कि आप ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप इस मजाक को यहीं पर खत्म कर दो। लेकिन मेरे ऐसा कहते ही वो उल्टी होकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती हैं। और इसके साथ ही जो मुझे सबसे ज्यादा डरावनी चीज लगी वो ये थी कि उस टाइम पर सविता काकी की आंखें पूरी तरीके से किसी अंडे की तरह सफेद सफेद दिखाई दे रही थी। यानी कि हम लोगों की आंखों के बीच जो काले रंग का कांच होता है वो उस टाइम पर उनकी आंखों के अंदर से गायब था, या फिर यूं कहूं कि वो ऊपर की तरफ छड़ा हुआ था। अब ये चीज देखते ही मैं काफी तेज दौड़ते हुए उनके घर से बाहर आ जाता हूं और अपने घर पर जाकर ये सारी की सारी चीजें मेरी माँ को बताता हूं। अब जैसे ही मेरी माँ मेरे मुंह से ये बातें सुनती हैं तो वो मुझसे कहती हैं कि नहीं नहीं, शायद उसने तेरे साथ कुछ मजाक किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2-4 दिन पहले ही वो मुझे मार्केट से कुछ सामान लेकर आती हुई मिली थी, तब तो वो बड़ी ठीक ठाक दिख रही थी। हालांकि उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उसको घर पर जाकर आराम करना है। इस वजह से उस टाइम पर मेरी और उसकी ज्यादा बात नहीं हो पाई थी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल ठीक ठाक नजर आई थी। मेरी माँ के मुंह से ये बात सुनते ही मैं उनसे कहता हूं कि नहीं माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, सविता काकी आज नॉर्मल नहीं थी और ना ही वो कोई नाटक कर रही थी, बल्कि वो सच में ही किसी चुड़ैल या डायन की तरह बहुत ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी। और पिछले कुछ दिनों से तो बंशी काका भी किसी काम से शहर गए हुए हैं, तो ऐसे में वो अपने घर पर बिल्कुल अकेली ही हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो बंशी काका थे वो सविता काकी के घर वाले थे, यानी कि उनके पति थे। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस टाइम पर वो अपने किसी काम से शहर गए हुए थे, लेकिन उनके शहर जाने के बाद ही मोहल्ले में सभी लोगों को ये बात पता चली थी कि सविता काकी पेट से हैं और अब वो माँ बनने वाली हैं। लेकिन बंशी काका का जो काम था वो लगभग 2 से 3 महीने का था, तो ऐसे में वो कुछ दिनों बाद ही लौटने वाले थे। और जिस वक्त सविता काकी को खुद को ये बात पता चली थी कि वो पेट से हैं, तो उन्होंने सभी मोहल्ले वालों को बंशी काका को ये बात बताने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो ये चाहती थी कि जब वो अपना काम खत्म करके वापस घर पर लौटे तो वो उनको इस बात का सरप्राइज देंगी, क्योंकि वो ये खुशी उनके आमने सामने बैठकर उनसे शेयर करना चाहती थी। इसी वजह से मोहल्ले के सब लोग उनकी बात को समझ जाते हैं और कोई भी फोन करके बंशी काका को ये बात नहीं बताता है कि वो पिता बनने वाले हैं। लेकिन अब जैसे ही मेरी माँ ने मेरे मुंह से ये बात सुनी तो वो काफी ज्यादा घबरा गई। पर जो हाल मैंने मेरी माँ को सविता काकी का बताया था, उस हाल को सुनने के बाद उनकी भी अकेले उनके घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है। इसी वजह से वो मोहल्ले की अगल बगल की 1-2 औरतों को और अपने साथ ले जाती हैं और फिर उसके बाद उन सभी औरतों के साथ उनके घर पर जाती हैं। अब जैसे ही वो उनके घर पर गई तो वो देखती हैं कि सविता काकी अपने घर के आंगन के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि उनके घर का जो खुला हुआ आंगन था उसके बीच में एक रस्सी के बल किसी चमगादड़ की तरह उल्टे पैरों से लटकी हुई है। और जिस वक्त वो लटकी हुई थी उस वक्त उनको इस बात का भी होश नहीं था कि उल्टे लटकने की वजह से उनकी पूरी साड़ी नीचे की तरफ आई हुई है और नीचे की तरफ का उनका जो शरीर का हिस्सा था वो बिल्कुल बिना कपड़ों के साफ साफ दूसरे लोगों को दिखाई दे रहा है।
पर वो तो उस वक्त अच्छा हुआ कि उनको मेरी मम्मी ने और मोहल्ले की बाकी की औरतों ने ही सबसे पहले इस हालत में देखा था। इस वजह से वो दूर से ही एक कपड़ा उठाकर उनके शरीर के ऊपर डाल देती हैं। लेकिन जब उन्होंने किसी तरह से मशक्कत करके उनको नीचे उतारा तो उनकी हालत देखकर सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि सविता काकी के ऊपर किसी डरावनी चीज का साया है और वो इस वक्त अपने वश में नहीं है। इसके साथ ही सभी लोगों को यह लग रहा था कि ये चीज उनके साथ इस वजह से हुई है कि क्योंकि वो पेट से हैं और हो सकता है ऐसी हालत में वो किसी गलत टाइम पर अपने घर से निकल गई और कोई भटकती हुई रूह उनके साथ उनके शरीर के ऊपर हावी होकर उनके घर के अंदर आ गई है। लेकिन शायद जो असल वजह थी वो अब तक भी किसी को पता नहीं थी। पर जब असल वजह का सब लोगों को पता चलने वाला था तो सभी लोगों के पैरों तले से जमीन खिसकने वाली थी। अब जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन के लगभग एक हफ्ते बाद से ही हमारे मोहल्ले में रहने वाले रामलाल ताऊजी के बाड़े में से एक एक करके उनकी बकरियां गायब होने लगी थीं। लेकिन मोहल्ले में किसी को भी इस बात का पता नहीं चल रहा था कि आखिर उनके बाड़े से उनकी बकरियों को गायब कौन कर रहा है। पर एक दिन जब मैं अपने घर पर खेल रहा था तो मेरी माँ मुझसे कहती हैं कि चल डुग्गू सविता काकी के घर पर चलकर आते हैं, उनका हालचाल पूछे हुए काफी दिन हो चुके हैं, तो मैं जरा देख कर आती हूँ कि कहीं उनकी तबीयत में कोई खराबी तो नहीं है। ऐसे नाजुक टाइम पर गर्भवती औरत को संभालना बहुत जरूरी होता है। तू जब मेरे पेट में था तो सविता काकी मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, तो ऐसे में आज हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग ऐसे टाइम पर उनका ध्यान रखें। और ऊपर से बंशी काका भी घर पर नहीं है, तो ऐसे में तो हम लोगों को सविता काकी का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अब उस दिन इसी तरह की बातें करते हुए मैं और मेरी माँ सविता काकी के घर पर जाते हैं। इस बार भी जब हम लोग उनके घर पर गए तो उनके घर में घुसते ही मुझे वही भयानक बदबू आने लगती है। लेकिन इस बार वो बदबू सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे साथ साथ मेरी माँ को भी महसूस हो रही थी। इसी वजह से उस घर के अंदर घुसते ही वो भी मेरे साथ साथ नाक छड़ाने लगती हैं और मेरी तरफ इशारा करके मुझसे पूछती हैं कि आखिर ये बदबू किस चीज की आ रही है। लेकिन क्योंकि मुझे भी इस बात का पता नहीं था, इस वजह से मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता हूं। हालांकि मेरे दिमाग में यह था कि जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने इस घर के अंदर आंगन के कोने में मरे हुए कबूतरों के पंखों का लगा हुआ ढेर देखा था, जिसको देखकर मुझे ये अंदाजा हो गया था कि हो ना हो ये बदबू जरूर उन मरे हुए कबूतरों के मलमास की ही आ रही है। लेकिन इस बार जब हम लोग उनके घर के अंदर गए तो इस बार हमें उनके घर के अंदर सिर्फ मरे हुए कबूतर ही नहीं बल्कि बहुत सारे जानवरों की हड्डियां भी पड़ी हुई दिखाई दी। और उनके घर का जो आंगन था वो किसी बूछड़खाने की तरह बना हुआ था। फर्श पर चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और हर तरफ जानवरों की हड्डियां और उनके शरीर की खोल पड़ी हुई थी। यानी कि उनके शरीर के अंदर का मांस निकालने के बाद उनके ऊपर की जो चमड़ी बच गई थी वो जगह जगह पर उस घर के आंगन में इधर उधर पड़ी हुई थी। इस चीज को देखकर मेरे साथ साथ मेरी माँ भी काफी ज्यादा डर जाती हैं, क्योंकि ऐसा भयानक दृश्य मैंने और मेरी माँ ने अपनी जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखा था। लेकिन तभी हमें उस घर के अंदर एक कमरे में से किसी चीज को अजीब तरीके से चबा चबा कर खाने की आवाज आती है। जैसे ही इस बार हमें वो आवाज आती है तो हम लोग देखते हैं कि उस कमरे के अंदर और कोई नहीं बल्कि सविता काकी ही बैठी हुई हैं। लेकिन उस वक्त उनकी पीठ हमारी तरफ थी और चेहरा दीवार की तरफ था। लेकिन तभी जब मेरी माँ उन्हें आवाज लगाकर कहती हैं कि अरे सविता, तू वहां इस तरीके से क्यों बैठी हुई है और ये तेरे घर का क्या हाल हो रखा है? इतने कटे फटे जानवर कहां से आ गए तेरे घर में? अभी मेरी माँ ने सविता काकी से इतना कहा ही था कि तभी अचानक से ही वो एक झटके के साथ पलटकर मेरी माँ की तरफ देखती हैं। लेकिन जैसे ही वो मेरी माँ की तरफ देखती हैं तो उनके चेहरे का हाल और उस वक्त जो चीज वो कर रही थी उसको देखकर मेरी माँ के मुंह से एक चीख निकल जाती है और वो इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो उसी वक्त मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस घर के बाहर भगाने के लिए कहती हैं और मेरे साथ साथ खुद भी भागने लगती हैं। क्योंकि जब सविता काकी ने हमारी तरफ पलटकर देखा तो हमें दिखाई दिया कि उस वक्त वो एक आधे कटे हुए जानवर के शरीर से उसके मांस को अपने मुंह से निकाल निकाल कर कच्चा ही चबा रही हैं, जिसकी वजह से उनके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। और इस बार भी उनकी आंखें बिल्कुल वैसे ही थीं जैसी पिछली बार मुझे दिखाई दी थी।
लेकिन इतना सब कुछ मांस वगैरह खाने के बावजूद भी उनका शरीर पूरी तरीके से सूख कर कांटा हो गया था। पर इससे पहले कि हम लोग इससे आगे कुछ भी पूछ या समझ पाते, हमें वो नज़ारा दिखाई देते ही हम भागते हुए उनके घर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिर उनके घर से बाहर आने के बाद मेरी माँ जोर जोर से चिल्लाकर सभी मोहल्ले वालों को इकट्ठा करती हैं और उनसे कहने लगती हैं कि सविता के ऊपर तो किसी डायन का साया है। वो अपने ही घर के अंदर जानवरों को मार मार कर खा रही हैं और इतने दिनों से रामलाल ताऊ जी की जो बकरियां गायब हो रही थी, उन सभी बकरियों की कटी फटी टांगे उसके घर के अंदर पड़ी हुई हैं। अब ये बात सुनते ही सभी के सभी मोहल्ले वाले उसके घर के अंदर जाते हैं। लेकिन इस बार जैसे ही फिर से मैं और मेरी माँ बाकी के मोहल्ले के लोगों के साथ उनके घर के अंदर गए, तो तब तक सविता काकी उस कमरे से घर के आंगन में आ चुकी थी। लेकिन उस टाइम वो वहां पर आंगन के अंदर बड़े ही अजीब तरीके से बैठी हुई थी। साथ ही उनके हाथ में बकरी की कटी हुई एक टांग भी थी, जिसको वो हम लोगों की तरफ देखकर गुर्राते हुए चबा चबा कर खा रही थी। अब जैसे ही सभी लोगों ने ये चीज देखी तो सब लोग डर के मारे भागकर एक बार फिर से उनके घर से बाहर चले जाते हैं और जो मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग लोग थे वो उसी वक्त काकी के घर के दरवाजे को बंद करके बाहर से ताला लगा देते हैं, क्योंकि सब लोगों का ऐसा मानना था कि ये सब कुछ सविता काकी अपने मन से नहीं कर रही हैं, बल्कि उनके शरीर के द्वारा कोई उनसे ये सब चीजें करवा रहा है। लेकिन फिर इन्हीं सब चीजों का पता लगाने के लिए हमारे गांव के बगल में जो महर्षि रहते थे उनको बुलाया जाता है। दरअसल यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे गांव के एक तरफ तो वो पहाड़ी थी जिसके पास में उस खाली ग्राउंड में हम लोग खेला करते थे, और एक तरफ एक बड़ा सा काली माता का मंदिर था जिसके अंदर वो महर्षि रहा करते थे। और उन महर्षि के बारे में ऐसा माना जाता था कि उनके पास कई ऐसी अपार विद्याएं और शक्तियां थीं जिनके द्वारा वो बहुत से लोगों की ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं जिनका शायद किसी अस्पताल में भी कोई इलाज नहीं हो पाता था। लेकिन जब वो वहां पर आए और उन्होंने सविता काकी के घर की वो हालत देखी तो वो भी उस हालत को देखकर चौंक गए थे, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने भी अपने जीवन में पहले किसी के साथ भी ऐसा होता हुआ नहीं देखा है। लेकिन फिर उसी दिन शाम को महर्षि के द्वारा काकी के घर के बाहर सड़क पर ही एक हवन कुंड की तरह का कुछ बनाया जाता है और वहां पर वो अपना जो भी तंत्र मंत्र था उसको शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां पर वो सारी चीजें शुरू करते हैं तो अंदर की तरफ से अचानक से ही सविता काकी के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है और कोई जोर जोर से चिल्लाते हुए उसको अंदर से पीट रहा था। लेकिन महर्षि उस दरवाजे को बिल्कुल भी नहीं खोल रहे थे। अंदर की तरफ से जो आवाजें आ रही थी वो आवाजें तो सविता चाची की ही थी, लेकिन उनकी आवाज के साथ साथ कई सारी और औरतों की आवाज भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर में वो अकेली नहीं है, बल्कि उनके साथ और भी बहुत सी औरतें रहती हैं। लेकिन फिर जब महर्षि को अपनी क्रियाविधि करने के बाद सही टाइम लगा, तब जाकर वो उस घर का दरवाजा खोलते हैं। और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो सविता काकी किसी मकड़ी की तरह बिल्कुल उसी तरीके से उल्टा होकर चलती हुई बाहर आती हैं जिस तरीके से मैंने उनको पहली बार देखा था। अब जैसे ही वो बाहर आई तो महर्षि उनसे बहुत गुस्से में पूछते हैं कि तू क्या लेने आई है इस औरत के शरीर में, आखिर तुझे क्या चाहिए? तो सविता काकी की आवाज के साथ साथ उनके मुंह के अंदर से एक अलग सी आवाज निकलती है। उस वक्त जब वो बोल रही थी तो उनकी उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके साथ साथ वहां पर और भी कोई दूसरी औरत बोल रही हैं। उस आवाज को सुनकर हम सभी लोग दंग रह गए थे। लेकिन तभी वो कहती हैं कि मैं यहाँ आई नहीं हूं, बल्कि मुझे लाया गया है और मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब जो चीज मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए। साथ ही जो इंसान मुझे उठाकर लाया था वही मुझे वापस छोड़कर आएगा। लेकिन ये बात कहने के बाद वो आगे की जो भी बात थी वो एक अजीब सी भाषा में बोलने लगी थी। मेरे साथ साथ बाकी के जितने भी मोहल्ले के और गांव के लोग थे उनमें किसी को भी वो भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन शायद महर्षि को वो सब कुछ समझ में आ रहा था जो वो उस अजीब सी भाषा में बोल रही थी। लेकिन वो सब कुछ बोलने के बाद एक झटके के साथ जैसे ही सविता काकी बेहोश होकर वहां पर गिरी तो महर्षि मेरी तरफ गुस्से से देखते हैं और मुझसे कहते हैं कि तू उस पहाड़ी के बगल से उस पेड़ के नीचे से क्या उठाकर लाया था? अब जैसे ही मैंने महर्षि के मुंह से ये बात सुनी तो मेरी फटकर हाथ में आ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि आखिर इनको इस बात का कैसे पता चला कि मैं उस पेड़ के नीचे से कुछ उठाकर लाया था। लेकिन अब क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं था तो इस बार मैं झूठ बोलना ठीक नहीं समझता हूं
और जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात सबके सामने सच सच बता देता हूं। लेकिन मेरे सच बताते ही, इससे पहले कि वो महर्षि और कुछ पूछते, उससे पहले ही मेरे गाल पर मेरी मम्मी के हाथ का एक जोरदार चांटा आकर लगता है, जिसकी वजह से मैं वहीं पर शर्म के मारे अपनी आंखों को नीचे झुका लेता हूं, क्योंकि अब इतने गांव वालों के सामने मैं किसी बच्चे की तरह रो भी नहीं सकता था। हालांकि उस वक्त रोना तो मुझे बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप पर कंट्रोल रखा। तभी महर्षि फिर से अपनी तंत्र विद्या के द्वारा वहां पर एक काले कपड़े की गुड़िया बनाते हैं और बेहोश पड़ी हुई सविता काकी के ऊपर से 21 बार उतारते हैं, यानी कि उनके चारों तरफ उस गुड़िया को घुमाते हैं और फिर एक टोकरी के अंदर उसको रखकर मुझसे कहते हैं कि तू अभी के अभी रामलाल ताऊ जी के बाड़े में जा और वहां से एक छोटा सा बकरी का बच्चा अपने साथ ले, और जिस भी जगह से तू उस गुड़िया को उठाकर लाया था उसी जगह पर इस गुड़िया को और उस बकरी के बच्चे को छोड़कर आ। लेकिन मैं ये चीज करने के लिए उनको साफ साफ मना कर देता हूं, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं वहां फिर से गया तो इस बार मैं जिंदा नहीं बचूंगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया था। लेकिन फिर महर्षि ने कहा कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी गांव वाले तेरे साथ चलेंगे, लेकिन हम लोग तेरे साथ सिर्फ उस खेलने वाले मैदान तक ही चल सकते हैं, आगे तुझे अकेले ही जाना होगा। अब जब ये चीजें हो रही थीं तो उस टाइम पर शाम के लगभग 6 बजे का वक्त हो रहा था, और जब तक हम लोग गांव के बगल में उस मैदान के पास पहुंचे तो धीरे धीरे अब उसी दिन की तरह अंधेरा हो गया था जिस दिन मैं उस गुड़िया को वहां से उठाकर लाया था। लेकिन फिर महर्षि ने मुझे फिर से वो टोकरी देते हुए कहा कि जाओ और इसे चुपचाप वहां पर रख कर आओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पीछे की तरफ जब तुम मुड़ोगे तो तुम्हें तुम्हारे जानने वालों में से किसी की भी आवाज सुनाई दे सकती है, लेकिन तुम्हें पलटकर बिल्कुल भी नहीं देखना है, चाहे तुम्हें किसी की भी आवाज सुनाई क्यों ना दें। अब उस टाइम पर मेरी माँ और मोहल्ले के बाकी के लोग भी उनके साथ में ही थे, लेकिन अब वहां से मुझे अकेले ही आगे जाना था। हालांकि मेरी माँ मुझे जाने नहीं देना चाहती थी, पर सविता काकी की भलाई के लिए वो ये चीज करने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि महर्षि ने उन्हें ये वचन दिया था कि उनके रहते मुझे कुछ भी नहीं होगा। अब मैं डरते डरते उस खेल के मैदान से उस बड़े से पेड़ की तरफ जाने लगता हूं, जो कि उस जंगल नुमा इलाके के अंदर था। वो पेड़ उस खेल के मैदान से लगभग आधा किलोमीटर अंदर था, लेकिन फिर भी मैं डरते डरते उस पेड़ के पास जाता हूं। लेकिन उस दिन मुझे दिखाई देता है कि वो पेड़ बिल्कुल शांत है और वहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। पर जैसे ही मैं उस टोकरी को और उस बकरी के बच्चे को वहां छोड़ता हूं तो वो बकरी का बच्चा फिर से मेरे साथ वापस मेरे पीछे पीछे ही आने लगता है। पर मैंने फिर से दोबारा से उसको उस बड़े से पेड़ के नीचे छोड़ा, और जैसे ही 3-4 कदम वापस पीछे की तरफ मुड़कर चलने लगा तो अचानक से ही मुझे उस बकरी के बच्चे की काफी तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने किसी बहुत ही धारदार चीज से उसकी गर्दन ही उड़ा दी है। लेकिन फिर इस चीज की आवाज आने के साथ साथ कुछ ही देर बाद मुझे मेरे पीछे से बिल्कुल वैसा ही एहसास होने लगता है जैसा एहसास मुझे उस दिन हुआ था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है, और तभी मुझे मेरे पीछे से सविता काकी की आवाज सुनाई देती है कि डुग्गू, तू मुझे यही छोड़कर जा रहा है? देख, मैं तेरी सविता काकी हूं जो तेरे से इतना लाड़ प्यार करती थी, और आज तू मुझे मरने के लिए यहां छोड़कर कैसे जा सकता है? अगर मैं यहां पर कैद होकर रह गई तो फिर तेरे साथ खेलेगा कौन, और तू रसमलाई खाने के लिए किसके घर पर जाएगा? लेकिन उस आवाज को सुनने के दौरान मैं समझ गया था कि जैसा महर्षि ने मुझसे कहा था ये चीज बिल्कुल वैसे ही हो रही है, पर मुझे पीछे की तरफ पलटकर बिल्कुल भी नहीं देखना है। उस दौरान जब मैं आगे आगे चलते जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जो कोई भी मेरे पीछे चल रहा है वो अभी मेरी गर्दन पकड़कर मुझे यहीं पर खत्म कर देगा। लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और मैं चुपचाप उस जंगल नुमा इलाके से बाहर आ गया। मेरे वहां से बाहर आते ही मेरी माँ ने दौड़कर मुझे गले लगा लिया, और उसके बाद हम लोग घर पर आ गए थे। लेकिन जब यह चीज हुई तो उसके लगभग 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे सविता काकी की तबीयत ठीक होने लगी थी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि इन सब चीजों के बीच उनके पेट में जो बच्चा था उसको उन्होंने को दिया था, और इन्हीं सब चीजों के साथ साथ उनकी ताउम्र मां बनने की ख्वाहिश भी हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई थी। लेकिन फिर जब मेरी उम्र थोड़ी बड़ी हुई
तब मुझे ये बात पता चली कि उस दिन महर्षि ने मुझसे जो करवाया था वो एक उतारा था, जो कि सविता काकी के ऊपर से उतारा गया था। और मैंने वो जो गुड़िया उठाई थी वो भी किसी तरह के उतारे में से ही उठाई थी, जिसको कोई और वहां पर रख कर गया था। यानी कि किसी और के ऊपर कोई भटकती हुई आत्मा का साया था, जिसको उस इंसान के ऊपर से उतार कर उस गुड़िया के अंदर उस पेड़ के नीचे रखा गया था, जिसको मैं वहां से उठाकर ले आया था। लेकिन मेरे से गलती ये हुई कि जिस दिन मैं उसको वहां से उठाकर लेकर आया, उसी रात मैं उसको सविता काकी के घर पर भूल गया और वो चीज उनके ऊपर हावी हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले चंदन कुमार हैं पटना से, रविंद्र हैं हरियाणा से, धनाजी गायकवाड़ हैं नवी मुंबई से, सूरज हैं नागपुर से, केस रजा हैं भरतवाला से, शशि हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, तापस हैं अंडमान निकोबार से, साबिर खान हैं असम से, दीप छेत्री हैं कोलकाता से, नेहा दास हैं दिल्ली से, चेस्टा हैं जयपुर से, अनुज कुमार हैं कौशाम्बी से, लक्की मिश्रा हैं झारखंड से, मोहम्मद सहारे हैं दिल्ली से, हेमा हैं झारखंड से, चंद्रसेन साहू हैं तुगालकाबाद दिल्ली से, राम निवास हैं मुंबई से, शैलेश हैं गुजरात से, आस्तिक थापा हैं हिमाचल प्रदेश से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, नोमान खान और राणा नविद हैं कराची पाकिस्तान से, शैलेश कुलदीप और अविनाश हैं गुजरात से, खुशी हैं जर्मनी से, चंदन बालके हैं इंदौर से, पूजा गुरुजानी हैं अजमेर राजस्थान से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, दिलीप हैं उड़ीसा से, एस के जिंदल हैं लुधियाना पंजाब से, परवेज अंसारी हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से, योगेश राजपूत हैं गुजरात से, मंसूरा हैं यूके से, रेशमा हैं पुणे से, संतोष गोरखा हैं नेपाल से, प्रताप गोस्वामी हैं जोधपुर राजस्थान से, परवेज अंसारी हैं कानपुर से, कल्पित हैं जबलपुर से, माया शर्मा हैं मॉरिशस से, धनजीत बोरो हैं असम से, ज्योतिष पासवान हैं गुवाहाटी असम से, शिव शुभांगी और महेश अहमदनगर महाराष्ट्र से, उमेश कुमार हैं यूएई से, राज मौर्या हैं मुंबई से, हाकम सिंह हैं इटली से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, शुभांगी गटकल, शिवांग गटकल और महेश गटकल हैं अहमदनगर महाराष्ट्र से, विशाल कुमार हैं महोली से, पूजा पांचाल हैं दिल्ली से, यशवंत यादव हैं छोटे राय हैं बिहार से, अली डिजास्टर हैं लाहौर पाकिस्तान से, अस्मित चौधरी हैं नेपाल से, पीयूष सुधार हैं सांचौर राजस्थान से, कौशल रावत और सुमोती दास हैं ओडिशा से, पार्वती चलवाड़ी हैं पुणे महाराष्ट्र से, राजेंद्र और सुरेंद्र हैं उड़ीसा से, पप्पू हैं मीरूट से, अरमान हैं वेस्ट बंगाल से, ललन हैं बिहार से, मंजुलता हैं उड़ीसा से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, मोहम्मद सहराज हैं लाहौर पाकिस्तान से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, शैलेश हैं गुजरात से, कैलाश हैं मणिपुर से, हजवसा बासुमत्री हैं असम से, राजुला हैं उत्तर प्रदेश से, विनोद कुमार पासवान हैं उत्तर प्रदेश से, समरजीत चक्रवर्ती हैं कोलकाता से, रंजीत हैं बिहार से, प्रेम सरकार हैं नेपाल से, जयेश हैं महाराष्ट्र से, जुलू हैं ओडिशा से, विनय हैं दिल्ली से, मन्नत बाजवा हैं कनाडा से, सागर यादव हैं नरसिंहपुरा से, विक्टर सिंह हैं हिमाचल प्रदेश से, अबिद शाह और लाइबा हैं फैसलाबाद से, विपिन कुमार हैं दिल्ली से, उमेश हैं नेपाल से, राहुल सिंह हैं रांची से, अभिधर हैं असम से, सलीम मिल्हा हैं लंदन इंग्लैंड से, सूरज प्रताप हैं मुरैना से, फतीमा अल शेख हैं सऊदी अरब से, केडी ठाकुर हैं गुजरात से, नीलेश कुशवाहा हैं गुजरात से, सतेंद्र कुमार हैं नेहरू नगर दिल्ली से, पूरण लिंबू हैं सिक्किम से, शिवम पांडे प्रयागराज से, रामेंद्र गुर्जर हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से, अहमद नहीज हैं मालदीव से, मिशाल हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अश्वनी कुमार हैं जोधपुर से, मकबूल हैं कोलकाता से, रवि हैं दिल्ली से, निरुपमा नायक हैं उड़ीसा से, नरेंद्र मलिक हैं सोनीपत हरियाणा से, विनय राजपूत हैं दिल्ली से, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, वसीम अंसारी हैं महाराष्ट्र से, तेजवाली खान और मुस्तफ़ा खान हैं यूके से, सनी राजपूत हैं सोलन से, विकास बासुमत्री हैं असम से, खेम कुमार हैं
काठ बजरा से, गोलू भदौरिया हैं भोपाल से, देवेंद्र सिंह हैं अनूपगढ़ राजस्थान से, रोहित यादव हैं उत्तर प्रदेश से, नितेश दत्त हैं कनाडा से, रोहित जायसवाल हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश, अपर्णा कांबले हैं बदलापुर महाराष्ट्र से, वंदना सिंह नागपुर से, दृष्टि हैं बरेली से, प्रशांत माटे हैं नागपुर महाराष्ट्र से, जिग्नेश राठौर हैं अहमदाबाद से, अन्नू गायकवाड़ हैं अंधेरी मुंबई से, नवीद राजपूत हैं दिल्ली से, नासिर टोवा हैं आजमगढ़ यूपी से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, अरविंद भाई गीताबेन राज रिंकल और दीप हैं राजकोट गुजरात से, सिपा बरार हैं बठिंडा पंजाब से, मोहम्मद हैंदर हैं मधुबनी बिहार से, माजिद हैं भोपाल से, आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, वशीम अकरम हैं बिहार से, राम गोपाल कुशवाहा हैं धौलपुर राजस्थान से, कर्ण सूर्यवंशी हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, आशिफ शाह हैं कश्मीर से, धर्मेंद्र चौहान हैं होशियारपुर पंजाब से, रिया हैं नेपाल से, राजीव छेत्री हैं दार्जिलिंग से, विशाल हैं मुंबई से, विक्रमजीत हैं कनाडा से, केस रजा हैं गुजरात से, जुलू हैं ओडिशा से, शिवा हैं रामपुर से, शिवेश कामंत हैं मुजफ्फरपुर बिहार से, यूएस तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, चेतन हितेश और पिंकल हैं गुजरात से, मयंक राज हैं कौशाम्बी से, शनिदेव हैं उत्तर प्रदेश से, रेशमा हैं पुणे से, सलमान हैं आगरा से, देवज्योति हैं कमलपुर त्रिपुरा से, कीर्ति जाला हैं गुजरात से, अवनीत हैं जालंधर पंजाब से, जीतू हैं त्रिपुरा से, वीरेन सोनी हैं हरियाणा से, विवेक शर्मा हैं बरेली से, नरेश हैं बेंगलोर से, शब्बू राजपूत हैं गाजियाबाद मिर्जापुर से, राजेश कुमार हैं फतेहाबाद हरियाणा से, राजेश भरद्वाज हैं लुधियाना पंजाब से, रोबिन भाई हैं शिमला से, आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, राजकुमार खड़िया हैं भोनाखेरी से, रज्जा हैं कोलकाता से, विमल हैं मथुरा उत्तर प्रदेश से, अभिजीत सिंह सैनी हैं आरशिकेश उत्तराखंड से, रॉकी और जैस्मिन हैं दुबई से, राहुल बिट्टू हैं कोटा राजस्थान से, अनिल हैं उड़ीसा से, मोहम्मद शेख हैं कर्नाटक से, डॉक्टर अरजीत त्रिवेदी हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, शैलेश हैं गुजरात से, जितेंद्र सिंह जेरी सविता और अनमोल हैं जालंधर सिटी पंजाब से, राजेश राजपूत हैं जॉर्डन से, मुकेश खान हैं दिल्ली से, विक्रम हैं गुजरात से, यशपाल हैं नागपुर से, महेश हैं बनारस से, भास्कर हैं दुबई से, रमेश्वर हैं असम से, ऋतु थापा हैं मीरूट से, पूर्ण चंद बालोतरा हैं राजस्थान से, राजवीर बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, अयूब हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, विकास जोशी हैं काठमांडू नेपाल से, अभी हैं जयपुर से, किरण हैं पाकिस्तान से, रोहित गर्ग हैं दार्जिलिंग से, हरेंद्र निषाद हैं छत्तीसगढ़ से, सीमा तांती हैं मुंबई से, गुरप्रीत सिंह हैं गुजरात से, दिलीप हैं उड़ीसा से, जीत हैं कोलकाता से, अकरम शेख हैं उत्तर प्रदेश से, जिलेदार हैं जौनपुर से, फोसेल हैं बांग्लादेश से, राधे श्याम राव हैं गुजरात से, नीतीश कुमार हैं बिहार से, अभिषेक हैं बिहार से, नेहा मलिक हैं सोनीपत हरियाणा से, राजेश मिश्रा हैं शुक्लागंज से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, विनय राजपूत हैं दिल्ली से, दीपक चौहान हैं सूरत गुजरात से, धनंजय कोहली हैं जयपुर से, वाकिल नायक हैं भीखनेरा राजस्थान से, सुखदेव लखोत्रा हैं गुजरात से, सुधा हैं जयपुर से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, अक्षय थापा हैं जम्मू से, उमेश हैं कर्नाटक बेंगलुरु से, सीमा हैं गुजरात से, देवेंद्र चौधरी हैं मध्य प्रदेश से, परिजत राय हैं असम से, पंकज कुमार हैं हावड़ा से, यशवंत यादव हैं सऊदी अरब से, मोनू हैं भीलवाड़ा राजस्थान से, सुरेश साकेत हैं मध्य प्रदेश से और सबसे लास्ट में अरविंद साहना गोस्वामी हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहाँ से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।